हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो कल हमने त्रिकोणमितीय फलनों के बड़े कोणों पर मान ज्ञात करना सीख लिया है, अच्छे से सीख लिया। अब तो आपको कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10वीं क्लास से। हम 10वीं क्लास में कुछ एक त्रिकोणमिति में थोड़े बहुत सवाल पढ़े थे ना, उन सवाल को आज वापस सॉल्व करके हमारी 10वीं क्लास को याद करने वाले हैं। वैसे आपकी 10वीं क्लास एक अकेले रूम में गई होगी क्योंकि आपने घर बैठे ही ज़्यादातर पढ़ाई की है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से पढ़ो और आपके उस जगह जाने की तैयारी करते रहो। ठीक है, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक तो आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आपके त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर और ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले 10वीं के सवाल को याद कर लेते हैं। भैया 10वीं में कुछ इस तरीके का सवाल होता था। क्या था, देखिए कि अगर साइन थीटा का मान 1/2 है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के आप मान ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल होता था? हाँ, और हम इसे अच्छे से करते भी थे। कैसे करते थे बताइए। कि भैया अगर हमें, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, थोड़ा सा हम 10वीं क्लास को याद करते हैं। साइन थीटा अगर आपको दे रखा है कितना, 1/2। ठीक है भैया, साइन थीटा 1/2 दे रखा है। अच्छा भैया, साइन थीटा का मतलब होता था, क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का होता है क्या? हाँ भैया, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, अच्छा इंग्लिश वाले हैं तो आपको पता होगा कि लाल मतलब लंब, लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लंब को परपेंडिकुलर। अपॉन कौन है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस अपॉन ए आधार बेस। ठीक है, तो आप कुछ भी आप लगा सकते हो, PBP अपॉन HSB, आप आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाता है भैया, साइन थीटा होता है लंब बटे, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण आ गया। तो भैया यहां से हमें कर्ण तो मिल जाता था, ठीक है ना जी, ऐसे हम करते थे। कर्ण हमें मिल जाता था 2 और लंब हमें मिल जाता था 1। ठीक है भैया, तो यहां से हम क्या निकालते थे, आधार। और आधार निकालने के लिए हम क्या करते थे, देखिए आधार निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है ना, आप ये आपको याद होगा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस लंब का स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वहां से हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो कर्ण हमें कितना दे रखा है, 2, 2 का स्क्वायर 6 माइनस लंब कितना दे रखा है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, आधार का स्क्वायर आपको मिल गया है 3। ठीक है, तो यहां से आधार आपको कितना मिल जाएगा, आधार हमें मिल जाता था भैया, यहां से √3 मिल जाता था। क्या बात ये आपको समझ में आती है? हाँ भैया, अच्छे से समझ में आती है। अब यहां से हमें क्या करते थे, देखिए त्रिकोणमितीय किसी फलन को ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है, लंब, आधार और कर्ण, और वो हमें तीनों मिल गए एक समकोण त्रिभुज में। तो यहां से हम सभी के मान निकाल लेते थे। कैसे भैया, साइन थीटा तो हमें दे रखा है, तो कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा, यह इससे साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भैया, 2/1, मतलब 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने कितना निकाल लिया, √3 अपॉन कर्ण हमने कितना निकाला, अब कर्ण हमें कितना दे रखा है, 2। ठीक है, इसके साथ कॉस का उल्टा होता है भैया सेक थीटा। ठीक है, तो इसका उल्टा कब लेंगे, 2 अपॉन √3। ठीक है भैया, यहां से हम tan थीटा भी निकालते थे। tan थीटा कितना आता था, लंब बटे आधार आता था। ठीक है, लंब कितना दे रखा, ध्यान दीजिए लंब कितना दे रखा, यहां से लंब हमें दे रखा है भैया 1 और आधा दे रखा है √3। ठीक है, और यहां से कॉट थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, इसका उल्टा, तो √3 अपॉन 1 मतलब √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मान निकालते हैं। क्या आपने ये 10th क्लास में सवाल कर रखा है? हाँ भैया, अच्छे से हमने इस सवाल को कर रखा है। बात समझ में आती है? हाँ, लेकिन अब हम थोड़े एडवांस हो गए हैं और अब हम आ गए हैं 11th क्लास में, तो हमें सवाल जो पूछे जाएंगे वो भी तो एडवांस होंगे। बिल्कुल भैया, वो भी एडवांस होंगे। तो अब हम किस तरीके के सवाल करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ना, आप अभी समझोगे कि यहाँ और 10th और 11th क्लास में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस आ जाता है, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, यहाँ पर आप थीटा चलो ले लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लीजिए माइनस का 1/2। साइन थीटा आपको दे रखा है माइनस का 1/2, या फिर 1/2 ही लेते हैं, सेम सवाल लेते हैं। साइन थीटा आपको 1/2 दे रखा है और साथ ही साथ दे रखा है, साथ ही साथ, ठीक है, आप लिख सकता हूं, साथ ही थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है,
जो आपका थीटा है ना वो द्वितीय चतुर्थांश में, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है। आप 11th क्लास में आ गए तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा देगा। क्या आपको बोला, देखिए साइन थीटा अगर 1/2 है और साथ साथ थीटा जो है ना वो आपके द्वितीय चतुर्थांश में है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ये आपको दे रखा है। बात समझ में आती है, अच्छे से भैया समझ में आती है। हमें अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालने हैं। सेम जो आप 10वीं में कर सकते हैं वो का वो यहाँ करना। क्या करना है, देखिए स्टार्ट में आपको साइन थीटा दे रखा है, ठीक है। वापस हम लिखने जाएंगे क्या, तो साइन थीटा में दे रखा है 1/2। तो यहाँ से भैया हमें लंब कितना मिल जाता है 1, हमें कर्ण कितना मिल जाता है 2, और यहाँ से हमें आधा है वो कितना मिल जाता है √3, ठीक है। ये आपको समझ में आता है क्या, हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आता है, ठीक है। अब यार यहाँ देखो आपको थीटा जो है ना वो क्या दे रखा है, थीटा में दे रखा है कि भैया ये आपके सेकंड चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ भैया ये हमें दे रखा है। अब आप ये पता लगाओ, देखिए आप सभी को लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या लिख लिया हमने, आपका साइन थीटा तो हो गया, कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है। आपका लिख लिया हमने सेक थीटा लिख लिया, ठीक है भैया। यहाँ से भैया हमने टेन थीटा लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया, और हमने लिख लिया कॉट थीटा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपने लिख लिया कोसेक थीटा, ठीक है। इन 500 एक के अलावा अन्य त्रिकोणमितीय फलन तो 5 ही है ना, तो इन सभी को हमने लिख लिया। अब आप ये बताओ कि जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है द्वितीय चतुर्थांश में, जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें कौन कौन से पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव होता है। तो भैया ये तो हमें अच्छे से पता है। कैसे भैया, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होता है। इस सेकंड में साइन और इसका उल्टा कोसेक है, यही पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में टेन और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ वाले में कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, यही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा भैया, नेगेटिव, ठीक है। सेक थीटा ये भी नेगेटिव होगा, टेन थीटा ये भी नेगेटिव होगा, कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा, और आपका कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। क्या बात समझ में आती है, हाँ भैया अच्छे से समझ में आती है। 11th क्लास में आ गए हैं तो एक्स्ट्रा काम हमें यह करना है कि जो थीटा है वो अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो भैया द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं कौन कौन नेगेटिव होता है, ये हमने लिख लिया। अब आप ये बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है भैया, कॉस थीटा होता है, देखिए एल लाल अपन का क्या है, कॉस थीटा अपन होता है, कॉस थीटा होता है आधा अपन कर्ण, ठीक है। आधा आपको कितना मिल गया है √3, ठीक है। कर्ण कितना है भैया 2, ये आपको आंसर आ गया है। 11th क्लास का सवाल है, 3.2 प्रश्न वाले में दे रखा है। कितना आसान है, 10th क्लास है ना, बिल्कुल 10th क्लास का ही है। सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधा। लंब आपको कितना दे रखा है, लंब हमें दे रखा है 1, आधा हमें कितना मिल गया है √3, ठीक है। कॉट थीटा कितना हो जाएगा, आधा अपन लंब तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, आपको 1/2 दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आती है, अच्छे से हमें समझ में आती है। बस हमें यह पता करना है कि जो हमें थीटा दे रखा है ना, जिसे चतुर्थांश में दे रखा है, उसे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है कौन कौन नेगेटिव है। बाकी तो हम 10वीं क्लास की ही बातें आराम से कर लेंगे, कर लोगे, ठीक है भैया। तो 3 से आप 2-3 और सवाल करते हैं हम, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये आपके सभी सवाल। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सवाल करो, ठीक है। उसके बाद जो मैं कराता हूँ उससे मिलाने की कोशिश करो, समझ में 2x आएगा, मतलब दुगुना आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। और दूसरी बात, भाई कल तू बोल रहा था कि वीडियो कम आएगा, समझ में आया पक्का, क्या बोला, बिल्कुल अच्छे से, हाँ ठीक है। चलो तो अब उसको भी समझ में आ रहा है जिसने कल डाउट उठाया था, तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, मजा आ ही रहा होगा, ठीक है भैया। देखो पहला सवाल हमें देख रखा है, क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। कॉस थीटा जो है, कॉस x है वो हमें -½ दे रखा है, और x हमें दे रखा है कि यह आपके तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखिए सॉल्यूशन करने आते हैं ना, हम सॉल्यूशन आगे करने भैया, किसका सॉल्यूशन करने आगे, पहले का। उसमें हमें cos x दे रखा है, -½ दे रखा है। तो यहाँ से भैया हमें देखिए, मैं यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ कि cos थीटा क्या होता है, आधा बटे कर्ण। तो हमें एक कितना दे रखा है, बेस हमें आपको आधा दे रखा है 1, और हमें कर्ण है वो कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप लंब निकाल सकते हो, क्या, हाँ भैया लंब निकाल ले। कितना आ जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस आधा का स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। तो 3 आ जाएगा रूट का, तो लंब का स्क्वायर रूट का 3 आ गया। क्या इतना समझ में आता है भैया, हाँ हमें इतना तो समझ में आता है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस का तो आपने कुछ ले ही नहीं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो ये आपको जो है ना ये cos x माइनस का 1/2, ठीक है, ये 1 और बटे 2 है। 1 क्या है, आधा, बटे 2 क्या है आपका कर्ण। तो जो आधा और कर्ण और जो लंबाई होती है ना, वो
क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है ना, क्या होती है, लेंथ होती है, एक वो मतलब लंबाई होती है, मापा जाता है, ठीक है, उनको सेंटीमीटर मीटर किसी में भी, तो ये हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है ना। आप कोई लंबाई मापने जाते हो तो क्या कभी नेगेटिव लेते हो क्या, ठीक है ना। नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि वो नेगेटिव दिशा में जा रही है, बाकी जो दूरी है वो हमेशा किस में ली जाती है, हम धनात्मक ही लेते हैं। तो ये सभी दूरी हम किस में ले रहे हैं, धनात्मक में ले रहे हैं। इतना बात आपको समझ में आता है, बिल्कुल ठीक है। आपको तो कुछ नहीं करना, माइनस को देखना नहीं है, सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ से भैया हम ये पता लगा लेंगे कि अच्छा कॉस ये है ना, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स क्या हो जाएगा, इसके बाद कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, इसके बाद टेन एक्स क्या हो जाएगा और कॉट एक्स क्या हो जाएगा, बस आपको ये पता लगाना है, ठीक है ना। और सेक एक्स तो भैया जो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है भैया। ये तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे चतुर्थांश में ये आपका साइन नेगेटिव होता है, कॉसेक ये भी नेगेटिव होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है, और सेक थीटा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है ही, ठीक है। अच्छा साइन थीटा क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। लंब आपको कितना देगा है √3, और कर्ण आपको कितना मिल गया 2। कॉसेक थीटा कितना होता है, इसका उल्टा आता है 2/√3 आ गया, ठीक है। टेन थीटा कितना आता है भैया, टेन थीटा होता है अपन लंब अपन आधा, ठीक है। लंब आपको कितना देगा भैया √3, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ √3 अपॉन आपको आधा कितना देगा है 1, ठीक है। यहाँ से आपको कॉट थीटा कितना मिल जाएगा, इसका उल्टा, तो 1/√3, ठीक है भैया, ये आपको समझ में आ गया। कॉस सेक एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, कितना है -½ है, तो इसका हो जाएगा -2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई अच्छे से भैया, समझ में आ गई, कोई डाउट बचा ही नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं क्या, ठीक है। सेकंड सवाल भी आपने किया कर लिया होगा, और इस सवाल का आंसर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सही आया होगा, पक्का सही आया होगा, आप अब भी एडवांस हो चुके हो, ठीक है। साइन एक्स हमें दे कितना दे रखा है 3/5, ठीक है। और साथ साथ जो एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश होता क्या, पहले ये भी पता कर ले क्या, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। दूसरे में क्या होता है भैया, साइन और कॉसेक एक्स है वो आपके पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट एक्स वो पॉजिटिव होते हैं। चौथे में क्या होता है, कॉस एक्स और सेक एक्स ये पॉजिटिव होते हैं, और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। भैया अभी तो आपने बताया था, वापस क्यों बताया, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। देखिए सेकंड सवाल इसका सॉल्यूशन करने गए तो आपको साइन एक्स दे रखा है, ठीक है ना, साइन एक्स दे रखा है 3/5। तो यहाँ से भैया साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपको कितना दे रखा है 3, आपको कर्ण कितना दे रखा है 5, ठीक है। भैया आपको निकालना है आधा, देखिए यार मुंह पे सवाल करना सीखो, ठीक है, आपको निकालना है आधा, ठीक है। अब आधा हम कैसे निकालेंगे, आधा निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर कितना है भैया 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, 25 - 9 कितना होता है भैया 16 होता है ना, ठीक है। 25 - 9 16 होता है, और 16 का अंडरवुड कितना होता है 4 होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आएगी होगी, अगर नहीं आई है तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर। हाँ भैया ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ओवर का तो यहाँ से सिर्फ आधार हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आधार कितना आ गया भैया 25 - 9 16 का रूट कितना होता है 4, तो यहाँ से आधार आपको मिल गया है 4 मिल गया है, ठीक है ना। और ये आपके बोल सकते हैं कि एक जोड़ा है, इस जोड़े को आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये जोड़े आपको बार बार इस ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेंगे, क्या 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5 मतलब आपको 5 हमेशा कर्ण रहेगा, और लंब और आधार आपका चेंज होता रहेगा, तो इसको आप याद कर लो, ठीक है ना। ये काम की चीज़ है, इसको याद कर लो कि अगर आपको लंब, इससे फायदा क्या होगा, देखिए आपको फटाफट दे रखा कि भैया लंब यहाँ पर 3 है और आधार आपका कर्ण है 5 है, ठीक है। तो आप एक सवाल करना होगा, ठीक है, जैसे यही सवाल है, इसमें अब आपको क्या निकालना था, आधा निकालना था, तो अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट बता लेंगे कि भाई आधा यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता है, ठीक है ना, आपका होता है 12 उसके बाद 13 और 5 12 13, ठीक है ना, ये तीनों होते हैं। अगर आपका यहाँ पर कर्ण तो 13 ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आधा और जो लंब है ना वो आपस में चेंज हो जाएंगे। आपको बोल लिया कि आपका कर्ण 13 है, आपका लंब 5 है, तो आप आधा निकालिए, तो फटाफट आप बोल लेंगे कि भैया 12 होगा आधा, ठीक है ना। और ये कैसे होगा हम यहाँ पर देख भी लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, ये आप याद कर लीजिए, ये आपके जोड़े हैं, ठीक है ना। किस तरीके से आप और आपके दोस्तों का एक बहुत ही बढ़िया एक पक्का दोस्त होता है, उसका किस तरीके से जोड़ा होता है वो कभी टूटता नहीं है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो आधा हमें 4 मिल गया है, यहां से इतना समझ में आ गया बिल्कुल भैया।
अब देखिए क्या करना है आपको, जो आपका थीटा है ना वो कहाँ पर है, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या होता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। साइन तो आ गया, अब आपका कॉस है, कॉस एक्स वो आपका नेगेटिव होता है, तो सेक एक्स होता है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। टेन एक्स भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉट एक्स होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा, और जो कॉसेक एक्स होगा वो तो भैया पॉजिटिव होगा, ठीक है। cos x कितना हो जाएगा, आधा बटे कौन, आधा कितना आ गया 4, और 4 बटे कौन कितना 5, ठीक है। sec x कितना होगा इसका उल्टा, तो 5 बटे 4 हो जाएगा। tan x कितना होता है, लंब बटे आधा, लंब आपका कितना है भैया, लंब हमारा आ गया है 3 बटे आधा कितना है 4, ठीक है। इसका उल्टा cot x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बटे 3, और cosec x क्या होता है इस sin x का उल्टा, तो 5 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, 10th क्लास की ही बात है, बस हमें ये चेक करना है कि जो हमें थीटा दे रखा है ना जिस चतुर्थांश में, उस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है, ठीक है ना। और आपकी जानकारी के लिए यह भी मैं आपको बता लेता हूं कि हमने सेकंड क्लास के नोट्स आपको वेबसाइट पर डाल दी है, और उस नोट्स के डायरेक्ट लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। मैंने स्टार्ट में बताया नहीं आपको, लेकिन अभी आप पता कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने, पूरे 100 पेज के नोट्स है, अच्छे से पढ़ना, ढंग से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ, आपको खुशी होगी कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमने एनसीईआरटी आपके 3.2 को तो ऐसे ही कवर कर ली। आप जाकर देख लेना, क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ दोनों काम हम करते जा रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो आपको लास्ट सवाल दे रखा है tan x इज इक्वल टू -5/12, ये आपको देख रखा है, और आपका x है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। अब tan x देखिए -5/12 है। यहां से देखिए tan क्या होता है, आधा, आपका लंब यहां से 5 हो गया, बटे आधा, अब लंब बटे आधा होता तो आधा आपको कितना दे गया है 12, ठीक है। अब आपको निकालना कौन, ठीक है, ये निकालना है। अब आप पता कीजिए कि कौन होता है, देखिए कितना फायदा होगा, कौन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है क्या, हाँ भैया यही होता है। तो यहां से लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आपका आधार का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 25 प्लस 144 कितना होता है 169 होता है, ठीक है। तो यहां से आपको 169 मिल गया, आपको कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपको कितना मिल गया, √169, ठीक है। तो यहां से आपको कर्ण मिल रहा है, यहां से आपको हाइपोटेन्यूस मिल रहा है कितना 13, कितना मिल गया भैया 13 हमें मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, ये एक जोड़ा है 5, 12 और 13 का, इसको आप याद कर लीजिए। तो अगर आपको याद होता तो फटाफट आप बता सकते थे कि यहाँ पे कर्ण हमारा तो 13 है, ठीक है। काम हो गया, बिल्कुल भैया। आगे बढ़ जाए क्या, हाँ आगे बढ़े। और हमने अब ये देखा कि अगर आपका x दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन x क्या हो जाएगा भैया पॉजिटिव, ठीक है। साइन x पॉजिटिव हो जाएगा, cosec x ये भी पॉजिटिव होगा, आपका cos x है वो नेगेटिव होगा दूसरे में, और sec x है वो भी नेगेटिव होगा, और cot x है वो भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल। साइन कितना हो जाएगा भैया, लंब बटे कौन, लंब आपका कितना आ गया है, लंब हमें दे रखा है 5 बटे कौन है 13, ठीक है। इस cosec x इसका उल्टा हो जाएगा तो 13 बटे 5 हो जाएगा। cos x कितना होता है, आधा बटे कौन, आधा कितना 12 अपॉन कौन कितना 13, ठीक है। sec x इसका उल्टा हो जाएगा 13/12, और cot x कितना हो जाएगा भैया इसका उल्टा, जो आपको tan दे रखा है, कितना दे रखा है -5/12, तो यहाँ पर 12/5 हो जाएगा माइनस का cot x, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से भैया, कोई डाउट नहीं है, ये तो हमारे 10 का सवाल था, आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इतना तो हमें समझ में आ ही गया है, कोई डाउट है ही नहीं। तो अब यहां तक अगर हम देखने जाए ना, तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट हो गई है, सभी सवाल लगभग हमने कर भी लिए हैं। लेकिन भैया हम तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि टारगेट ही वही ले रखा है हमने, ठीक है। तो कुछ एक मजेदार सवाल भी कर लेते हैं जिसमें आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है, जिसमें आपका दिमाग है थोड़ा सा खुलेगा और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा हौसला रखना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल मतलब पानी पी लो और थोड़ा अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब थोड़े से अच्छे सवाल आने वाले हैं। देखिए हम एक अच्छा सा सवाल करते हैं, आपको मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कोई एक आप एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल करने के और आपको बोल रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ, क्या बोल रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ, हाँ। तो थीटा के सभी संभव मान बताइए, संभव मान बताइए, ठीक है ना।
बताइए। अब ये सवाल है ना, आपने अब तक जो पढ़ा है ना उस सभी का रिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस सवाल में सब कुछ आ जाएगा जो हमने अब तक इस 5th लेक्चर तक पढ़ा है। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, बोल क्या होगा इस सवाल में, देखो कि भैया साइन थीटा का मान ना हमें दे रखा है -1/2। तो यहाँ से थीटा के सभी संभव मान बताइए। थीटा का मान नहीं बोला गया है। अगर आप 10th क्लास में होते या फिर इस सवाल को करने से पहले आपके पास सवाल आता तो आपका बोलते हाँ भैया ठीक है ना, इसमें क्या करना है कि सॉल्यूशन हम देखने जाएंगे। तो अगर आपको साइन थीटा 1/2 दे रखा है तो हम बोल लेंगे कि थीटा यहाँ से कितना भैया, थीटा यहाँ से कितना जाएगा भैया, माइनस आपका हाफ है ना, हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो माइनस का 30 डिग्री हम बोल लेंगे। सिंपल सा तो है भैया, क्या इसमें हो जाएगा? बात समझ में आ गई है क्या? इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, ये नहीं हो सकता। हाँ एक ये इसका एक आंसर होगा, लेकिन इसके बहुत सारे अनंत आंसर होंगे, ठीक है। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, किस तरीके से करना, वो हम देखते हैं। सबसे पहला काम, जो आपको थीटा दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की, वो किस पर है ये आप पता कीजिए, ठीक है ना। प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, बस आप ये पता कीजिए कि साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, ठीक है। आपका बोल सकते हैं स्टेप वन क्या है, आप चाहो तो लिख लीजिए कि आपको जो थीटा दे रखा है, जो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, साइन थीटा इज माइनस का हाफ, ठीक है। अब आप माइनस को भूल जाइए और ये पता कीजिए कि साइन थीटा हाफ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हाफ होता है, ठीक है, किस कोण पे होता है, 30 डिग्री पर, या फिर हम बात करें रेडियन में तो π/6 पर, ठीक है ना। ये होता है, अगर हम डिग्री में बात करेंगे तो 30 डिग्री पर, और अगर रेडियन में बात करेंगे तो π/6 पर। इतना तो भैया हमें समझ में आता है ना, अच्छे से आता है। अब हमें यह पता करना है कि साइन थीटा है ना माइनस का हाफ दे रखा है, कितना, माइनस का हाफ, ठीक है। अब यार देखिए, आपको बोल रखा था, देखिए एक मैं आपको लिए इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपको जैसे बोला गया, मान लीजिए 765 डिग्री का मान बताइए, क्या बोला गया, 765 डिग्री का मान बताइए। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान 1 होता है। अब 90 डिग्री से हम आगे गए हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री से आगे गए 765 डिग्री पर गए हैं, तो भी मान यार 1 से कम ही आ रहा है, ठीक है ना, 1 के अंदर ही आ रहा है, या तो -1 के आगे आएगा या फिर 1 के नीचे अंदर आएगा। कहने का मतलब ये है, मतलब 1 से आगे कभी जाते ही नहीं, आप चेक करना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसका भी हम जवाब पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो साइन थीटा है ना और जो कॉस थीटा है ना, वो 2π के बाद हमेशा अपनी वैल्यू क्या बोल सकते हैं, रिपीट करता रहता है, ठीक है ना। समझ गए ना, मतलब कभी 1 से ज़्यादा जाता नहीं, ये बोल सकता है कि अदर आपके लिए जानकारी है, याद कर लेना। वैसे 12th में इस पार्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम आवर्तकाल, ठीक है ना, कि साइन थीटा का आवर्तकाल क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, क्या ये आवर्ती फलन है या नहीं है, ये सब हम 12th में पढ़ने वाले हैं। जो 12th में फंक्शन आएगा ना वहाँ पर, तो वहाँ पर आप पढ़ने वाले अच्छे से, और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आएगी, इसके लिए यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, थीटा हमें है ना भैया, साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है ये हमने लिख लिया। अब यार ये पता करो कि भैया साइन थीटा है ना, वो आपको प्लस में दे रखा है या माइनस में दे रखा है, भैया साइन थीटा में दे रखा है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। देखिए ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है चतुर्थांश। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया। अब यार पता करो कि साइन थीटा भैया माइनस में दे रखा है, इसका मतलब थीटा है क्या प्लस में होगा? नहीं भैया, अगर थीटा प्लस में होता तो साइन थीटा का मान माइनस में कभी नहीं आता। अगर थीटा का मान सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड चतुर्थांश में होता, तो साइन थीटा का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। इसका मतलब थीटा हमेशा कहीं ना कहीं या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो संभावना हो सकती है कि थर्ड क्वाड्रेंट से भी हम लेंगे, तीसरे चतुर्थांश से भी लेंगे, और चौथे चतुर्थांश से भी लेंगे, ये होंगे, ठीक है भैया। इतना तो हमें समझ में आता है, मतलब कैसे भी करके हमें थीटा को जो है ना इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है, तभी यहाँ पर नेगेटिव का मान, हाँ भैया इतना भी समझ में आता है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है 0, ठीक है, उसके बाद आता है 2π, बात समझना, 0, 2π, 4π, उसके बाद 6π, इस तरीके से चलता है। यहाँ पर क्या होता है भैया, पाई होता है, 3π होता है, 5π होता है, मतलब -x वाली अक्ष पर, माइनस वाली x अक्ष पर भैया जो पाई का गुणांक है वो विषम होता है, और प्लस x पर जो पाई का गुणांक है वो सम होता है। क्या बात समझ में आती है? यह भी ठीक है। अब हमें इसे तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है और चौथे क्वाड्रेंट में जाना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं किया यहाँ तक तो हमने, देखिए वापस मैं रिवाइज करते जाता हूँ। बड़ी ये सवाल है कि भैया थीटा का मान
प्लस माइनस नहीं देखना कि साइन थीटा 1/2 है तो वो किस थीटा के किस मान पर वो है, ये हमने पता कर लिया। अब आपने ये देखा कि साइन थीटा प्लस में है या माइनस में है, तो हमें पता चला कि साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन थीटा या तो जो थीटा है, जो कोण है, वो या तो तीसरे चतुर्थांश से आया होगा या फिर चौथे चतुर्थांश से आया होगा। तो हम कोण को तीसरे चतुर्थांश में भी लेके जाएंगे और चौथे चतुर्थांश में भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। चूंकि थीटा को हम साइन थीटा माइनस का 1/2 है, अतः ठीक है ना, अतः थीटा, यह आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, अतः थीटा जो है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट से आया होगा। ठीक है ना, फोर्थ चतुर्थांश से आया है, चतुर्थांश से आया है। यहां पर मैं पहले सवाल में लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थीटा जो है वो तीसरे या चौथे चतुर्थांश से आया है। इसका मतलब हम अब इस थीटा को तीसरे चतुर्थांश में लेकर जाएंगे और चौथे चतुर्थांश में भी लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इस थीटा को तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में लेकर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा ना उसका विवेचन हो रहा है। अब थीटा को या तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में लेकर जाने के दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल ले, दूसरा रास्ता है कि हम क्लॉकवाइज चल ले। हाँ भैया, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कुछ इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से होगा और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम सिर्फ इसी लेक्चर को देख रहा है उसको समझ में कोई नहीं आने वाला इस सवाल तो। ठीक है ना, चलो यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं, थीटा को हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, चलो सबसे पहले हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भैया, दो रास्ते हैं। ठीक है ना, दो रास्ते मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दो रास्ते, पहला रास्ता और दूसरा रास्ता। पहला रास्ता है भैया, पहला रास्ता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा रास्ता है भैया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। हाँ, यहाँ तक भी हमें समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है कि हम एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज जाएंगे। आगे आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज गए हम, ठीक है ना, फर्स्ट मैं बात करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गए और तीसरे चतुर्थांश में आने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास जो कोण है वो कितना, π/6 है। ठीक है ना, अब अगर इस π/6 को हम पाई में जोड़ लेंगे, देखिए गाड़ी कैसे हमारी जा रही है, गाड़ी हमारी जा रही है कुछ इस तरीके से। हम एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं तो गाड़ी कुछ इस तरीके से जा रही है क्या? हाँ, ठीक है, तो इसी गाड़ी में देखिए यहां से इस तरीके से जा रही है। ठीक है, और इसी में हम π/6 से जोड़ लेंगे तो क्या होगा, पाई में π/6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला रास्ता क्या होगा, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए। ठीक है ना, तीसरे चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई में हम π/6 से जोड़ ले। हाँ भैया, कुछ ऐसा हो जाएगा। वापस घूम के आगे हम, वापस घूम के आगे, अब वापस घूम के आगे तो वापस कितना मान आ गया, 3 पाई में हम π/6 से जोड़ ले। ठीक है ना, 3 पाई में हम π/6 से जोड़ ले। हाँ भैया, ठीक है, इसी तरीके से 5 पाई में हम π/6 से जोड़ ले। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 5 पाई में हम π/6 से जोड़ ले। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब हम 7 पाई में π/6 जोड़ ले, उसके बाद 9 पाई में π/6 जोड़ ले। क्या बात समझ में आ रही है? सभी विषम गुणांकों में हम π/6 से जोड़ेंगे, तब हम जाकर इस तीसरे वाले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमें आना है चौथे चतुर्थांश में। अब देखो यार, चौथे चतुर्थांश में कैसे आएंगे, फोर्थ चतुर्थांश की मैं बात करता हूं, कैसे आएंगे। देखो यार, गाड़ी हमारी जा रही है, किस तरीके से जा रही है, गाड़ी हमारी जा रही है कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें इस चौथे चतुर्थांश में आना है, मतलब हमें आना है पीछे, और पीछे आना है इसका मतलब घटाना पड़ेगा भाई। गाड़ी जा रही होती सीधी और सीधे हमें जाना होता, तब हम जोड़ते थे, जो कि तीसरे मैं किया है। अब यहाँ पर गाड़ी जा रही है सीधी, हमें आना है पीछे, इसका मतलब हम घटाएंगे। ठीक है, तो चौथे चतुर्थांश में आने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे भैया, 0 जो है ना, ठीक है ना, 0 रेडियन है, उसमें से हम π/6 घटा लेंगे। ठीक है, तो 0 - π/6 हमने ये घटा लिया है। उसके बाद हम 2 पाई में से π/6 घटा लेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, आपका 4 पाई आएगा, इसके बाद उसमें से π/6 घटा लेंगे। मतलब सभी सम गुणांकों, पाई के सभी सम गुणांकों में से हम क्या घटा लेंगे भैया, हम π/6 घटा लेंगे। 6 पाई में से पी/6 घटा लेंगे, इस तरीके से जो वैल्यू आएगी। ठीक है ना, अब जो हमको वैल्यू मिलेगी ना, उस वैल्यू से हम पता कर लेंगे, इसका हम फाइनलाइज उसको सॉल्व इसको कर सकते हैं। लेकिन हमें यह पता करना आना चाहिए कि यहाँ से क्या होगा। भैया ये सवाल कहीं बोर्ड में पूछेगा क्या? नहीं, बोर्ड में नहीं पूछेगा। क्या जेई में पूछेगा क्या? जेई में भी नहीं पूछेगा। तो भैया कहाँ पूछेगा, क्यों पढ़ाए हो? जेई में पूछेगा नहीं, बोर्ड में पूछेगा नहीं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन है ना, इस सवाल को करने से जो आपका दिमाग खुलेगा ना, वो हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, और मैथ्स में तो दिमाग ही चाहिए, समझ होंगे आप बात। ठीक है, तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज चले, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले,
एंटी क्लॉकवाइज चले, तो एंटी क्लॉकवाइज चलकर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे है। अब हम चलते हैं भैया, दूसरा तरीका है क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चलते हैं। अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, देखो यार इस बात को समझते हैं। क्लॉकवाइज होता क्या है, ठीक है ना, इसको मैं वापस बना लूँ क्या, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज था। आप आराम से इस सवाल में जो जो आपको समझ में आया ना, आपकी भाषा में लिखो, आप चाहे हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो, मराठी में लिखते हो, गुजराती में, किसी में भी, राजस्थानी में लिखो, आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखकर समझ जाओ कि भैया इसमें जो हमें बात समझी है ना वो कैसे होगी, ठीक है ना, यही बात आपको आखिरकार समझ में आ जाएगी, ठीक है। एंड हम क्लॉकवाइज चलने वाले हैं, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, अगर ये आपका 0 रेडियन है, यहाँ पे कितना होता है -π/2 होता है, यहाँ पे कितना होता है भैया -π होता है, यहाँ पे कितना होता है माइनस आपका 3π/2 होता है, ठीक है ना, -3π/2 होता है, बिल्कुल भैया यही होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से होता है भैया -2π होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस क्या आता है भैया -5π/2 आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे -3π आता है, ठीक है ना, यही होता है, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे आता है -7π/2, हाँ भैया कुछ इसी तरीके से चलता है। अब हमें जाना है कहाँ पर, अब हमें आना है इस फोर्थ क्वाड्रेंट और इस थर्ड क्वाड्रेंट में। गाड़ी कैसे चल रही है, इस ऐसे डायरेक्शन में चल रही है भैया, गाड़ी चल रही है ऐसे, गाड़ी चल रही है ऐसे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले आना है भैया थर्ड क्वाड्रेंट में। देखना यार थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम सबसे पहले, कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, बस ये आप समझ लेना। थर्ड चतुर्थांश में आए हम, तो भैया देखिए गाड़ी चल रही है इस तरीके से, हमें आना है इसके पीछे, हमें आना है इसके पीछे, मतलब -π में से हम जो आपका कोण होगा, अब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो कोण होगा ना वो हमारा क्या होगा, देखिए ये बात भी आप समझो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा भैया, कोण तो नेगेटिव में होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे इसका मतलब क्या है, कोण नेगेटिव में, फिर क्लॉकवाइज चल रहे इसका मतलब क्या है, कोण पॉजिटिव में, ये होता है, ठीक है। सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब तो क्या होता है, कोण हमारा पॉजिटिव में, और जब क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि कोण नेगेटिव में, ठीक है। तो यहां से हम कोण तो नेगेटिव में लेंगे, ये बात तो समझ में आ गया। अब यार देखो ये आपका -π है, ठीक है ना, इस -π में से हम घटाने जाएंगे क्या, -π/6, ठीक है ना। अब क्यों घटाए, देखिए कोण हमने -π/6 क्यों लिया, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चले हैं। कोण हमने यहाँ पर +π/6 क्यों लिया था, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे। ये बात तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी, बिल्कुल भैया, ठीक है। इसी तरीके से वापस घूम कर आए आगे -3π पर, ठीक है, -3π पर आ गए और वापस हम माइनस घटाएंगे -π/6, ठीक है भैया। कुछ इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा π/6 -π, ठीक है। इसी की तरह यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें π/6 माइनस का 3π, ठीक है। इसी तरीके से आगे जाओ क्या हो जाएगा π/6 माइनस का भैया -5π आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से π/6 माइनस का भैया बोलो 7π आ जाएगा, बिल्कुल भैया अच्छे से इस तरीके से चलता ही जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करने जाओगे ना तो कौन है ना मतलब ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है भैया, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम लाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चौथा चतुर्थांश में आता है भैया, इतना बड़ा सवाल तो कहीं पूछेगा नहीं, तो मैं वापस आपको बताऊंगा कहीं पूछेगा नहीं, बस आपके दिमाग के लिए, दिमाग की प्रैक्टिस कराया हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। चौथा चतुर्थांश देखते हैं, यहाँ पर हमें लाना है, तो भैया गाड़ी चल रही है इसी तरीके से और यहाँ पर ही हमें आना है, मतलब हम 0 में प्लस से जोड़ लेंगे -π/6, भैया यही जोड़ लेंगे ना, हाँ भैया 0 में -π/6 जोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम -2π में -π/6 जोड़ लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मैं लिख लूँ ना ताकि आपको समझ में आ जाएगा, -π/6 हमने जोड़ लिया है, ठीक। इसी तरीके से -4π में हम जोड़ लेंगे -π/6 वापिस, ठीक है। तो आगे अल्टरनेटिव क्या बना है देखिए, -π/6, इसी तरीके से -2π -π/6, इसी तरीके से -4π -π/6, इसी तरीके से -6π -π/6, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई है, अच्छे से हमें समझ में आ गई है और हम समझ पा रहे हैं कि हमें किस तरीके से इस टाइप के सवाल करने हैं, ठीक है। एक बार वापस इस सवाल को मैं वापस आपके लिए समझाता हूँ क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पर हमने किया गया है। देखिए आपको बोला गया था कि sin थीटा का मान कुछ भी है, ठीक है ना, फलाना वगैरह जो भी है। अब यह जो sin थीटा का मान है ना, उस sin थीटा के मान के लिए जो मान आया है उसमें थीटा के सभी संभव मान, जितने मान बन सकते हैं ना, सभी मान बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर सभी संभव मान बोला गया इसका मतलब अनंत मान होंगे, अनंत जो कोण होगा ना उस कोण के अनंत मान होंगे, तो वो हमें कौन कौन से मान होंगे वो हमें बताने हैं पहली बात, ठीक है। क्या स्टेप्स है, जो आपको sin थीटा का मान दिया गया, अच्छा यहाँ पे cos थीटा होता, tan थीटा होता, cot थीटा होता, कुछ भी होता, उसके लिए आप बता करो कि भैया
अगर पॉजिटिव लो, पहली बात तो नेगेटिव को भूल जाओ, पॉजिटिव है उसकी क्या वैल्यू होती है, तो ये हमने चेक कर लिया कि थीटा अगर 1/2 होता तो इसकी क्या वैल्यू होती है, अगर 1/2 होता तो उसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री या फिर π/6, ठीक है ना। हम रेडियन में चलते हैं ना तो काफ़ी थोड़ा सा ईजी रहता है, इसलिए हम किस में लेकर चल रहे हैं, रेडियन में ही लेकर चल रहे हैं। इतना में समझ में आ गया। अब आप पता करो कि जो आपको फलन दिया गया उसके आगे प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो मान लीजिए इस साइन थीटा के आगे जो आपको मान दिया गया उसके आगे माइनस है, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कहाँ होता है ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो भैया साइन थीटा माइनस होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, साइन थीटा माइनस होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है भैया, ये हमें बात समझ में आती है। तो हमें इस थीटा को तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, तीसरे और चौथे चतुर्थांश में लेकर जाने की कोशिश करनी है। और तीसरे और चौथे चतुर्थांश में लेकर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो उन दोनों रास्तों से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक टांग यहाँ पर, एक टांग यहाँ पर, ऐसे कुछ चलना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए और चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए सबसे पहला रास्ता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चले। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो भैया होता क्या है, तो भैया ये होता है कि जो हमें कोण है ना वो पहली बात तो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और उसको किस तरीके से लेना है हमने देख लिया। और दूसरा तरीका है क्लॉकवाइज चलने का, ठीक है ना, घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में जाएंगे और जब भी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो कोण लेंगे वो हम लेते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में हम कोण लेते हैं, इससे हमारा काम बन जाता है, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई, अच्छे से हमें समझ में आ गई है। अगर यहाँ पर सोचने वाली बात है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ पर साइन थीटा का मान 1/2 दे दिया होता, अगर माइनस नहीं दिया होता, तो भैया हमारा यहाँ पर जो चतुर्थांश बनता वो कौन सा बनता, दूसरा और पहला। क्या बात समझ में आ गई, हाँ, दूसरा और पहला चतुर्थांश बनता। हाँ भैया बात समझ में आती है, दूसरा और पहला बनता। तो अब हम इस कोण को दूसरे चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश में लाने की कोशिश करते हैं और लाना ही पड़ता है हमें। और उसके लिए भी 2 रास्ते होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई, हाँ भैया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि भैया जब भी हमें किसी चतुर्थांश में जाना होता है, मान लीजिए पहले माना, दूसरे माना, तीसरे माना, चौथे माना है, तो जो हम बेस मानते हैं ना, किस तरीके से लॉग हम लेते हैं, तो बेस अगर कुछ नहीं देगा तो हम बेस 10 मानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बेस है ना, आधा मैंने किसको मानकर चलना, पाई, या फिर मतलब इस एक्स अक्ष को आधा मानकर चलना, इस ऐसे मान लीजिए एक्स अक्ष को, मतलब या एक्स अक्ष को आधा मानकर या तो इस पहले में आओ, चौथे में आओ, या फिर इस दूसरे में आओ, तीसरे में आओ। अगर पहले में आना है या फिर चौथे में आना है तो हम इस पॉजिटिव एक्स अक्ष को लेंगे, ठीक है। अगर दूसरे में आना है या फिर तीसरे में आना है तो हम इस नेगेटिव एक्स अक्ष को लेंगे। क्या यह भी बात आपको क्लियर है, ठीक है, कंसेप्ट है। अगर यह बात भी आपको पता है, अच्छी लगी, पहली बार सुना है, तो आपकी भाषा में इसको लिख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके ऊपर 1-2 सवाल आप खुद ही प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो आपका दिमाग, बस ये सवाल आपका दिमाग खोलने के लिए, थोड़ी दिमाग की प्रैक्टिस करने के लिए है, बाकी ऐसा कहीं आपको पूछने वाले है नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है, और उनको याद भी करना है। और कैसे करना है ये तो पता ही होगा, ठीक है। चलो तो यार सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ लेते हैं y = sin x, मतलब sin x देखते हैं कि sin x का प्रांत, परिसर और साथ ही साथ साइन परिसर और साथ ही साथ भैया इसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करने जाए इसके प्रांत की, ठीक है। इसके प्रांत मतलब x का मान हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं, तो भैया x का मान हम इसमें कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। x का मान हम इसमें कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। परिसर क्या होता है, परिसर इसका होता है भैया, या इसका परिसर हमेशा -1 से 1 ही होता है, ठीक है ना। -1 से 1 ही होता है इसका परिसर, याद कर लेना, काम की चीज है। कभी भी -1 और 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसके बाद कभी भी जाने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया किसकी, इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, तो देखो भैया ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है, ठीक है ना। हम जो है ना, ठीक है, ये आपकी x और y अक्ष आ गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 डिग्री होता होगा या फिर 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पर रेडियन में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं होता है भैया π/2, ठीक है। वापस यहाँ पे होता है पाई, ठीक है। वापस आता है यहाँ पर 3π/2, इस तरीके से होता है। हम 90 बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है -π/2, ठीक है ना। यहाँ पर कितना होता है -π, इस तरीके से कुछ होता है। मतलब जो चतुर्थांश हम बनाते हैं ना, देखिए 0 से π/2 पहला चतुर्थांश, π/2 से पाई होता है दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। उसी तरीके से आपका पाई से 3π/2 तीसरा चतुर्थांश, उसके बाद 3π/2 से आपका क्या 2π होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। कि यही होता है इसी तरीके से, तो हमने देखा है ना, हाँ भैया यही होता है। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब इसका ग्राफ कैसे होता है देखना, साइन 0 डिग्री पर होता है 0, ठीक है, और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और एक टाइम आ जाता है कि यह आपका
जो आपका π/2 है वहाँ पे हो जाता है अधिकतम, ठीक है। पाई पे वापस हो जाता है 0, उसके बाद नीचे जाता है और यहाँ से कुछ ऐसे हो जाता है वापस 3π/2 अधिकतम हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसी तरीके से यहाँ से भी नीचे जाता है -π/2 पे -1 हो जाता है अधिकतम, उसके बाद -π पे आ जाता है वापस 0, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ से जो है ना हम बात करें तो देखिए इस तरीके से कुछ होता है, सॉरी थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। इस तरीके से यह जो है ना इसकी होती है अधिकतम वैल्यू, ठीक है ना, ये इसकी होती है अधिकतम वैल्यू और ये होती है आपकी 1, कितनी होती है 1, और यहाँ पर होती है न्यूनतम वैल्यू, क्या होती है न्यूनतम वैल्यू, और ये कितनी होती है भैया, ये होती है -1, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? हाँ भैया, और ये ग्राफ हमें अच्छे से याद भी करना है। क्या करना है? याद। सिंपल है। क्या होता है भैया, 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर, मतलब पाई के हर एक गुणांक पर साइन का मान 0 होता है। इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। साइन का मान सिंपल है, 12th में तो इसको 100 बार 200 बार 300 बार पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ोगे, ठीक है, तब तो याद ही हो जाएगा। बस 11th में थोड़ा याद रख लो, आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ π/2 पर इसका मान अधिकतम होता है और -π/2 पर इसका मान न्यूनतम होता है, जो कि क्या होता है माइनस का मान। ये आपका साइन थीटा साइन एक्स था। अब हम बात करते हैं, दूसरा ग्राफ लेते हैं y = cos x। क्या किसका लेते हैं? cos x का। अच्छा, इसका क्या होता है, किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं। देखो यार क्या होता है, किस तरीके से होता है कि cos x का जो प्रांत होता है ना वो सेम का सेम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्रांत होता है, मतलब x का मान हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, और जो परिसर होता है वो भी इसका सेम ही होता है। जो परिसर होता है वो होता है -1 से 1, ठीक है ना। क्या याद आएगी बात? बिल्कुल भैया। तो इसका ग्राफ भी सेम होता है क्या? नहीं, ग्राफ सेम नहीं होता, ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। देखिए ग्राफ होता क्या है, यहाँ पर ये आपका एक निर्देशांक ज्यामिति आ गया, सॉरी निर्देशांक अक्ष आ गया, यहाँ पर वापस 0 होगा, वापस आपका π/2 होगा, ठीक है, वापस आपका क्या होगा, वापस होगा आपका पाई होगा, उसके बाद वापस 3π/2 होगा, ठीक है। उसके बाद वापस कहीं ना कहीं भैया हो जाएगा क्या, भैया हो जाएगा यहाँ पर 2π, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भैया -π हो जाएगा, π/2 सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा भैया, वापस आपका माइनस का पाई आ जाएगा, कुछ इसी तरीके से चलेगा। बिल्कुल भैया। अब होता क्या है कि जो कॉस का मान है ना वो 0 डिग्री पर, ठीक है, 2 पाई पर, 4 पाई पर क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, वो 1 होता है। -π -3 पाई वहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, वो भी कितना होता है -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। किस तरीके से भैया, यहाँ से स्टार्ट होता है और घटते π/2 पे हो जाता है 0। π/2 के हर एक गुणांक पर cos का मान 0 होता है। बात याद रखोगे, π/2 के हर एक गुणांक, क्योंकि π/2 के हर एक गुणांक पर 0 होता है, और वहाँ पर होता है वहाँ पर कितना हो जाता है भैया, जो ग्राफ है वो आ जाता है नीचे, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़े और वापस पाई पे आते आते हो गया मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होते होते, ठीक है ना, ये हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम होते होते वापस 3π/2 पर हो गया 0, ठीक है। इसी तरीके से माइनस का 2π आ गया, तो यहाँ से बढ़ते ये आ गया मैक्सिमम पर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैक्सिमम पर आने के बाद ये थोड़ा नीचे वापस जाना चालू कर लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ से भैया -π/2 पर आते आते ये हो जाता है 0, फिर नेगेटिव में बढ़ता जाता है और ये बढ़ता जाएगा और ये हो गया वापस मैक्सिमम, और माइनस का 3π/2 पर हो जाता है कितना भैया, 0। ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई? तो ये है आपका ग्राफ, और कुछ यह इस तरीके से होता है, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे होता है, देखिए ये इसको बना लेते हैं। ये आपका हो गया प्लस का भैया, ये आपका हो गया प्लस का 1, और ये आपका हो गया ठीक है, ये आपका हो गया माइनस का 1, ठीक है ना। तो यह है आपका y = cos x का ग्राफ। समझ में आ गया अच्छे से? और इसके ग्राफ को याद करना है आप, ठीक है। और याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप है ना एक पेज निकालो, ठीक है। अच्छा, पेज निकाल लिया और उस पेज को क्या कर लो पता है, उस पेज के ऊपर इन ग्राफों को बना लो, इन सभी फलनों को लिख लो, और उन सभी फलनों को आप जब बैठ कर पढ़ते हो ना वहाँ जाकर चिपका लो, ठीक है ना। डेली देखते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा यार, आपको डेली नज़रों के सामने आएंगे, और डेली नज़रों के जो सामने आता है वो तो याद ही हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो हम देखते हैं अभी तीसरा ग्राफ, जो कि क्या है, y = tan x, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए y = tan x, tan क्या होता है भैया, sin x अपॉन cos x, क्या यही होता है? हाँ भैया, tan होता है sin x अपॉन cos x। अब हम बात करते हैं इसके प्रांत की।
किसकी बात करते हैं भैया, प्रांत की बात करते हैं। प्रांत क्या होता है भैया, एक्स, ठीक है। अच्छा, प्रांत का मतलब क्या होता है भैया, प्रांत का मतलब ये होता है कि उस फलन में हम एक्स के कौन कौन से मान रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम प्रांत निकालने जाते हैं तो हमें एक पाबंदी, 2-3 पाबंदी याद रखनी पड़ती है कि कभी भी हर में जीरो नहीं आना चाहिए। अंडरवुड के अंदर कोई भी संख्या है, कोई भी है मान बैठा हुआ है, तो वो हमेशा जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेनली 2 पाबंदी होती है। तो यहाँ पर देखो यार, tan x में जो है ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया और कॉस एक्स नीचे है। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया कॉस एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिस मान पर कॉस एक्स जीरो होता है उस मान को हम लेंगे ही नहीं। सीधी सीधी बात ये होगी ना, एक लाइन में हम बोलने जाए कि भैया अगर कॉस, हमने कोई ऐसा मान ले लिया जिस पर कॉस एक्स हो गया जीरो, ठीक है, तो हो क्या जाएगा कि भैया साइन एक्स समथिंग आएगा, यहाँ पर समथिंग कुछ वैल्यू आएगी अपन जीरो हो जाएगा। और समथिंग अपन जीरो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, समथिंग अपन जीरो अपरिभाषित होता है गणित में, और गणित उसको मानते नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि आप है ना x का कोई भी मान ले लो, लेकिन x का ऐसा मान कोई मत लो जहां पर cos x जीरो हो। और cos x कहां पर जीरो होता है, मैंने आपको अभी बताया था, पाई के हर एक गुणांक पर। पाई के हर एक गुणांक मतलब थोड़ा सा मैंने गलत बोला था, पाई बाय टू के हर एक गुणांक पर। और हर एक गुणांक कौन सा होगा भैया, विषम गुणांक। पाई बाय टू के हर एक विषम गुणांक पर। विषम गुणांक मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। पाई बाय टू के हर एक विषम गुणांक पर इस cos x का मान होता है जीरो। जैसे कि पाई बाय टू आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पाई बाय टू, इसका गुणांक 1 हो गया, उसके बाद पाई बाय टू का गुणांक हो गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक इस पाई बाय टू के हर एक मान पर जो है ना क्या हो जाएगा, इस cos x का मान हो जाएगा जीरो। अच्छा, अगर पाई बाय टू का गुणांक अगर सम आ गया तो देखिए पाई 2 इंटू पाई बाय टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और सिर्फ पाई आ जाएगा। और पाई पर तो 180 पर तो cos x का मान कितना होता है, -1। तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ आपके पाई बाय टू का विषम गुणांक होना चाहिए। और विषम को बताने के लिए हमने 2n+1 लिखा है। यहाँ पर 0 रख लोगे तो कुछ आ जाएगा, 1 रख लोगे तो 3 आ जाएगा, 2 रख लोगे तो 5 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हम बात करें परिसर की, ठीक है ना। इसका परिसर क्या होता है भैया, इसका परिसर है ना, इसका परिसर होता है जो y है ना, वो होता है भैया r, अनंत तक होता है। मतलब आप कुछ भी वास्तविक संख्या होती है। अब कैसे होता है इसका ग्राफ, वो हम देखे गया। बिल्कुल भैया, इसका ग्राफ थोड़ा सा समझना, ठीक है भैया। देखो इसको हम ग्राफ को समझने जाए, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा जीरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा भैया पाई बाय टू, ठीक है भैया। और इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा पाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 पाई बाय टू होगा, इसी तरीके से होगा। बिल्कुल भैया, यहाँ पर वापस होगा माइनस का पाई बाय टू, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा भैया, माइनस का पाई, ठीक है। बात समझ में आती है, हाँ भैया। अब यार देखो यार, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि जो पाई बाय टू होगा ना, उस पाई बाय टू पर जो आपका फलन होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या बात इसको समझ में आती है, ठीक है। मतलब पाई बाय टू पर कोई ग्राफ आएगा क्या, कोई ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको यार कुछ इस तरीके से बता दो, ठीक है ना। देखिए यार, पहले तो आप इसको ग्राफ को समझ लीजिए, समझने के बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। काम की चीज़ है यार, काम की चीज़ है, ये आपको बहुत ही काम आने वाली है 11th में भी और 12th में भी, ठीक है ना, और एडवांस में भी, सब जगह काम आने वाली है। tan 0 डिग्री कितना होता है भैया, tan 0 डिग्री होता है, या फिर tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे 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 हम मान बढ़ाएंगे ना, बढ़ता जाएगा और कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जैसे मान घटाते जाएंगे, जैसे हम 0 से कम जाएंगे तो मान में नेगेटिव में बढ़ता जाएगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है, हाँ भैया बात समझ में आ रही है हमें, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। वापस बढ़ जाए, वापस देखते हैं। देखो भैया, अब tan पाई पर जो पाई का मान होता है, अच्छा 0 पर 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पर तो 0 होना है। क्या साइन tan पाई पर कितना होगा, tan का मान पाई पर कितना होगा भैया, 0 ही होगा, क्योंकि साइन पाई 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वापस देखा, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और जैसे अब हम यहाँ पर आ गए ना, ये कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा देखो मैं वापस एक काम की चीज़ है भैया, पाई बाय टू से पाई कौन सा कोऑर्डिनेट है, पाई बाय टू से इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये भैया आपका होता है 0, ये पाई बाय टू, और ये है आपका पाई, ठीक है। पाई बाय टू से पाई है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये आपका नेगेटिव आ गया। पाई से 3 पाई बाय टू, पाई से 3 पाई बाय टू, ये आपका 3 पाई बाय टू, पाई से 3 पाई बाय टू में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए ये आपका पॉजिटिव आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना, हाँ भैया। अब हमें थोड़ा थोड़ा ग्राफ को विजुअलाइज करना आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए 0 से पाई माइनस का पाई बाय टू, 0 से माइनस का पाई बाय टू कुछ यहीं पे होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, tan नेगेटिव होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी हम देख लेते हैं, क्या आपका यहाँ पर माइनस का 3 पाई बाय टू होगा कहीं ना कहीं, ठीक है भैया। ये आपने देख लिया, तो कुछ इसी तरीके से हमको देख ले क्या, हाँ ठीक है। माइनस के
देखिए माइनस के पाई पर भी जीरो होगा, बिल्कुल भैया हमें बात समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मतलब भैया कुछ कुर्सियां बनी हुई है, ठीक है ना, चेयर्स बनी हुई है जिस पर हम आराम से बैठ सकते हैं, बस ग्राफ को याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको ग्राफ tan का ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं टाइम लेकर थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद याद तो आपको ही करना है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं तो फोर्थ ग्राफ की y इज इक्वल्स टू भैया cot x। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू cot x। अच्छा cot क्या होता है? cot होता है cos x अपॉन sin x। cot होता है cos x अपॉन sin x। और भैया अब हम इसके बात करते हैं प्रांत की। अब हम इसके बात करते हैं प्रांत की। प्रांत इसका क्या होगा? प्रांत हम देखने जाए तो देखो भैया, आप है ना कोई भी मान रख लो, लेकिन x का ऐसा मान ना रखो जिसके ऊपर sin x है ना वो हो जाए जीरो, क्योंकि sin x अगर जीरो हो गया तो समथिंग अपन जीरो अपरिभाषित हो जाएगा। हाँ, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब r माइनस एन पाई हम कर लेंगे। ठीक है ना, r माइनस एन पाई। अब ये एन पाई क्या होता है? एन पाई मतलब पाई है ना, जो आपका साइन है ना वो पाई के हर एक गुणांक पर जीरो होता है, आपको पता ही होगा। हाँ, जो साइन है वो एन के हर एक पाई के हर एक गुणांक पर जीरो होता है, इसलिए आपका प्रांत हो जाएगा r माइनस एन पाई। ठीक है, परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? देखो यार, हाँ भैया मुझे पता है आपको झपकी आ गई, आपको नींद आ गई, आपको खाना खाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो यार, ग्राफ काम की चीज़ है, काम आने वाली है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत बोर लग रहा होगा कि क्या पढ़ा हुआ है क्या कर रहे हैं, लेकिन काम की चीज़ है। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा भैया? वापस आर हो जाएगा, मतलब परिसर इसका जो है वो आर हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को समझने जाएगा, हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी यार एफर्ट तो ठोकना ही पड़ेगा ना भैया, आपको जाना ही वहीं पे ना, जाना ही ऐसी जगह है। ठीक है ना, अगर आपको छोटे मोटे आपके गांव के आसपास की कॉलेज में जाना होता, आप आसपास की कोई छोटे मोटे कॉलेज में जाना होता तो इतना एफर्ट थोड़ी ना ठोकते, थोड़े बहुत पढ़ लेते। आपको तो जाना ही इस इंडिया की, इस हमारे जो देश है ना उसकी टॉप कॉलेज में जाना है। अब उसके लिए एफर्ट तो ठोकना ही पड़ेगा। 10 से 15 लाख लड़के बैठते हैं उसमें। ठीक है, उसमें से आपको 10,000 में आना, तो एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा यार, एफर्ट तो ठोकना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलो, और अगर आपने नहीं ठोका, अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे जाकर काम ही आने वाला है। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे ही ले लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ भैया, मेरा नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर नहीं हुआ, ठीक है, मुझे भी रिग्रेट है कि नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल ही मेहनत की थी, 1 साल 11 का खराब हो गया। लेकिन साथ ही साथ अगर मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जो ज्ञान आया उस ज्ञान से मैं आपको पढ़ाता पा रहा हूँ ना भैया, मेरा तो भला नहीं हुआ, लेकिन आपको तो मैं भला कर ही रहा हूँ ना भाई साहब, बात समझ रहे हो? तो कोई ना कोई होगा यार। ठीक है, 12th में अच्छे मार्क्स बन गए तो आपको अच्छी वाली कॉलेज मिल जाएगी, DU वगैरह कोई मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? तो इस तरीके से जब हो जाएगा काम, बस यहाँ पर एफर्ट होगा। ठीक है, चलो तो वापस हम देखने जाए, ये हो गया जीरो। ठीक है, यहाँ पर कितना है भैया? π/2, वापस होगा π/2। यहाँ पर कितना है? कहीं ना कहीं पाई होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 3π/2। हाँ ठीक है भैया, यहाँ तक तो हो जाएगा। अब ये होगा कितना? माइनस का π/2, वापस ये कितना हो जाएगा? माइनस का पाई। अब ये देखो कि पाई के हर एक गुणांक पर ये होता है जीरो। ठीक है, मतलब पाई के हर एक गुणांक पर यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा, बिल्कुल भैया, ये बात हमें समझ में आ गई है। पाई के हर एक गुणांक पर ये होगा अपरिभाषित, ये आपने लिख लिया है। ठीक है भैया, अब 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या होगा? 0 से π/2 में कुछ नहीं होगा, देखिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या होगा। 0 पर आपका जो कोण होगा, आपका जो cot थीटा होगा वो अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 पर साइन होगा 0 पर साइन होगा 0 और समथिंग अपन 0 होता है अपरिभाषित। तो कहने का मतलब 0 पर होगा अपरिभाषित, तो इस तरीके से कुछ चलेगा। π/2 पे हो जाएगा 0, π/2 पे 0 क्यों होगा? क्योंकि ऊपर बैठा है cos, और cos π/2 के हर एक विषम गुणांक पर क्या होता है भैया? 0 ही होता है। तो π/2 पर हो गया 0, और इस तरीके से ये आपका बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, अच्छे से हमें समझ में आ रही है बात, कोई डाउट है ही नहीं। क्या डाउट है? नहीं भैया, कोई डाउट है ही नहीं, समझ में हमें अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 0 से π/2 में क्या होगा भैया? 0 से π/2 मतलब पहला क्वाड्रेंट, और पहले चतुर्थांश में हर एक बंदा पॉजिटिव ही होता है। तो ये देखो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, π/2 से पाई मतलब क्या है भैया? π/2 से पाई दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में cot नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। क्या बात समझ रहे हो ना? हाँ भैया, जो आपने बताया ना उसी तरीके से ग्राफ बने, कोई डाउट है ही नहीं। 0 से -π/2 पर गए, 0 से -π/2 क्या होगा भैया? नेगेटिव होता है। ठीक है, और -π/2 से पाई, ये भैया होता है आपका क्या हो जाएगा? ये भैया थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर जो है ना, क्या होगा भैया? यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बात को समझ में आ रही है? हाँ भैया, अच्छे से मैं समझ में कुछ आ रहा है, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये आपका बनेगा
इस तरीके से देखो ये आपका आ गया, देखिए -π/2 से पाई में पॉजिटिव होगा, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है भैया, बस इस तरीके से काम हो जाएगा। क्या बात को समझ रहे हैं हम? आप भैया बात को हम समझ रहे हैं अच्छे से, कोई डाउट है ही नहीं हमें, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, अब आगे और जाना है आपको, जैसे कि π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 कौन सा है भैया? π/2 से 3π/2, सॉरी पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये तो इसका बाप है भैया, यहाँ पर तो मेरा राज चलता है, ये पॉजिटिव ही होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पर कुर्सियाँ जो बन रही है ना इस तरीके से बन रही है, और यहाँ पर इस तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? याद रखने की ट्रिक मैं अगर कोशिश करूँगा बना तो नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। आप या कुछ बता लीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से बनेगा, कुछ ऐसे होगा जैसे कि y = 10x, ठीक है भैया। दोनों में कुर्सियाँ बनी हुई है, देख लो दोनों में बनी हुई है कुर्सियाँ। अब कुर्सियों को याद कैसे रखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप कुछ ऐसे ट्रिक बनाओ कि y = 10x, 10x को कैसे भी करके आप है ना इस राइट हैंड से लिंक कर दो, ठीक है ना। 10 को राइट हैंड से लिंक कर दो, राइट क्या लिख लिया मैंने, RIGHT, राइट हैंड, ठीक है। 10 को राइट हैंड से और कॉट को लेफ्ट हैंड से, हाँ आपका लेफ्ट हैंड से। इससे भैया होगा क्या, देखिए मैंने ट्रिक बनाई तो नहीं है लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे भी अभी आइडिया आया कि इसको आप लिंक कर सकते हो। कैसे? अगर आपने 10 को राइट हैंड से लिंक कर दिया तो देखिए कुर्सी ये ऐसे ही है ना, समझ रहे हो ना। तो ये आपका 10x राइट हैंड हो जाएगा। अब इससे इस तरीके से आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करें कॉट की, तो कॉट को लेफ्ट हैंड से अगर आपने लिंक कर दिया तो देखिए कॉट ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कैसे लिंक करते हो मैंने आपको बता दिया कि इन 10 को राइट हैंड से लिंक कर दो, कॉट को लेफ्ट हैंड से लिंक कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी कैसे आप लिंक करते हो, बात समझ गए? हाँ भैया, इसको थोड़ा बहुत याद रखने का हमें आइडिया मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 और है उसको भी हम देख लेते हैं। अब तो आप बिल्कुल आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, ठीक है भैया। थोड़ा सा और 2 है और उसके बाद आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको बोल रखा है क्या, अब हमें दे रखा है कौन सा, बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है ना। बात करते हैं फोर्थ की, जो सॉरी फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ हमें दे रखा है y = आपका cosec x, क्या है cosec x, ठीक है, जो कि क्या होता है 1/sin x, ठीक है। तो इसका भैया प्रांत क्या हो जाएगा, वो प्रांत होगा क्या भैया, इसका प्रांत क्या होगा, कुछ भी मान रख लो लेकिन ऐसा मान रख लो जिसके ऊपर जो आपका यह साइन है वो हो जाए 0। तो साइन कहाँ पर जो होता है, पाई के हरे के गुणांक पर, ठीक है। इसका परिसर भी r ही होता है, इसका परिसर, ठीक है ना, r नहीं होता, ठीक है, r नहीं होता। इसका परिसर होता है भैया माइनस का इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। और इसका परिसर कैसे आ गया ये आप बता लीजिए, ठीक है ना। आपको मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। y = 1/-1 से 1, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना सीख जाओगे। रेसिप्रोकल लेना हमने सीखा था फलन में, ठीक है। अब फलन यहाँ पर यूज आ गया है, समझ के बात। हाँ भैया, फलन से हम इसका मान हम निकाल लेंगे कि प्रांत क्या होगा, सॉरी परिसर क्या होगा, परिसर इसका यही है, समझ के बात। अच्छे से हम समझ गए हैं। अब ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता लिया है। अब यार यहाँ पर देखो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्राफ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक तो कुछ देखिए, ट्रिक तो थोड़ा बहुत याद रखने के लिए, बाकी तो जो है ना याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ से, देखिए ये आपका 1 है और ये आपका है -1, ठीक है। अच्छा, ये आपका 0 होगा कहीं ना कहीं, ये आपका होगा π/2 और ये आपका होगा पाई और ये आपका होगा 3π/2। इसके बाद ये आपका होगा -π/2 और ये आपका -π, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा। हाँ भैया, इस तरीके से कुछ होगा भैया। पाई के हरे के गुणांक पर ये होगा अपरिभाषित, पाई के हरे के गुणांक पर ये होगा आपका अपरिभाषित। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। किस तरीके से, यह इस तरीके से होगा, ठीक है। पाई के हरे के गुणांक पर अपरिभाषित है, मतलब कुछ इस तरीके से यह बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। पाई के हरे के गुणांक पर अपरिभाषित है। ये बात समझ में आ रही है, अच्छे से हमें समझ में आ रही है। अब देखो cos x 0 से π/2 में क्या होता है भैया, पॉजिटिव। हाँ भैया, अच्छा π/2 से पाई में ये भी पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई में पॉजिटिव होता है भैया। π/2 से पाई में दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे चतुर्थांश में sin x और cos x पॉजिटिव होते हैं, तो हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं भैया पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 तीसरे चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में जो आपका साइन और कोसेक है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से होगा, किस तरीके से, यह आगे बढ़ेगा। देखिए पाई के हरे के गुणांक हो जाएगा 0, सॉरी अपरिभाषित, तो इस तरीके से कुछ होगा। और यहाँ से अगर 2π है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। मतलब 2π पर भी यह अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्या बात को समझ रहे हो अच्छे से भैया। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया -π/2 के गुणांक पर, मतलब 4/4 में नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से कुछ मिलेगा ये, हाँ भैया, और -π/2 से -π में भी 0 ही होता है और नेगेटिव ही होता है, इस तरीके से कुछ होगा। हाँ भैया, बात को समझ गए, और इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भैया, इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। समझ में आ गया? नहीं भैया समझ में नहीं आया है, कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसको याद तो रखना है, पक्की बात है। अच्छा, ये आपने लाइन किसकी बना रखी है? ये लाइन है आपकी 1 की और ये है -1, ठीक है ना। ये है आपका 1, ये है आपका -1, ठीक है। अब इसको याद करने की थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे याद करना है। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ, ये आपका किसका ग्राफ है, ये बताइए मुझे भैया। ये तो ग्राफ किसका पता है? ये ग्राफ किसका पता है? हाँ भैया, साइन का। अभी तो आपने बताया ना, ये ग्राफ है साइन का। ठीक है, तो ये आपका है 1 है और ये आपका है -1। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, इस ग्राफ को तोड़ लीजिए, यहाँ से तोड़ लीजिए। इस ग्राफ को हमने यहाँ से तोड़ लिया है। ठीक है भैया, ये लो आपने कहा तो तोड़ लिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को एज इट इज़ जस्ट इसका ऐसा समझिए कि इस तरीके से कटोरी पड़ी है। ठीक है ना, कैसे? इस तरीके से कटोरी पड़ी है। ठीक है, अब इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, इस कटोरी को हमने कर लिया उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये कटोरी ऐसे हो जाएगी। हाँ भैया, ये कटोरी इसको जस्ट इस तरीके से उल्टा कर दिया तो ये कटोरी हो जाएगी ऐसे। इस कटोरी को उल्टा कर दिया तो ये कटोरी हो जाएगी ऐसे। हाँ भैया, ठीक है, यहाँ से इस कटोरी को उल्टा कर दिया तो ये कटोरी हो जाएगी ऐसे। इस कटोरी को उल्टा कर दिया तो ये कटोरी ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पर सबके आप मान रख सकते हो। कौन से मान? 0। यहाँ पर क्या था भैया? पाई था। यहाँ पर क्या था? 2π था। यहाँ पर क्या था भैया? आपका 4π था। ठीक है ना, समझ गए बात? हाँ भैया, इस तरीके से हम समझ गए। सॉरी, ये 3π था। ठीक है ना, इस तरीके से काम होगा हमारा। क्या बात को समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये थोड़ी सी हिंट है जिससे आप समझ सकते हो। देखिए, इसको हमने मिटा लिया ना, तो वही आपका ग्राफ बन रहा है जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है। तो भैया होगा क्या भैया, इससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ ग्राफ कैसे है। 3-4 बार इसको इस तरीके से बना लीजिए, आपका ग्राफ सेम का सेम बनकर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो यार लाइक ठोक देना। ठीक है, बता लेना कि भैया अच्छी लगी, हमें मजा आ गया है। इससे देखो ये ग्राफ तो याद करना ही पड़ेगा। ग्राफ जब तक याद नहीं होगा काम आपका बनेगा नहीं। लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपको चैन हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। 6th है y = cos x, सॉरी sec x। ठीक है ना, मुझे पता है आप थक गए हो, अब तो आप बिल्कुल थक गए हो। बहुत से बंदे तो थक गए होंगे यहाँ आते आते, बिल्कुल भैया, लेकिन जो यहाँ तक आया होगा उसका ही तो वो क्या बोलते हैं, जो वर्ड नीचे है वो अलग लेवल का होगा। ठीक है ना, वो बंदा पागल हो रखा होगा बिल्कुल अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ से y = cos x। अगर यहाँ पर हम प्रांत की बात करने जाए तो प्रांत है वो क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा x, क्या हो जाएगा भैया? r का आप कुछ भैया x का कोई भी मान ले लो, लेकिन ऐसा मान मत लो जहाँ पर जो यह आपका cos x है ना वो हो जाए 0। तो आपका जो cos x है वो 0 कहाँ पे होता है? π/2 के हर विषम गुणांक पर। हर विषम गुणांक पर ये आपका 0 होता है। तो हमने r - 2n + 1 π/2 लेस कर दिया। परिसर क्या हो जाएगा ये बता लीजिए आप। परिसर हो जाएगा भैया, परिसर y हो जाएगा आपका r। ठीक है, उसी तरीके से होगा। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने जाए वापिस। ठीक है, इसको ग्राफ को याद करने के लिए इससे ग्राफ की शॉर्ट ट्रिक पहले मैं बता देता हूँ। cos x का ग्राफ बनाइए। हाँ ठीक है, cos x का जहाँ ग्राफ बनाया ना, अब जहाँ ये ग्राफ y x को x x को मिलता है ना, वहाँ से काट लीजिए और उसको कटोरी की तरह उल्टा कर लीजिए, जिस तरीके से हमने साइन में किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो इसका क्या है भैया, वो इसका क्या है समझ लीजिए क्या है वो इसका है शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको याद हो जाएगा। ये आपका है +1। ठीक है, मैं तो सीधा से ग्राफ बनाऊंगा। ये आपका है -1। हाँ भैया, कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर π/2 होगा, यहाँ पर पाई होगा। ठीक है, यहाँ पर 3π/2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा भैया -π होगा, और यहाँ पर π/2 होगा, और यहाँ पर -π होगा। ठीक है भैया, अब देखो यार, जो cos x है, सॉरी sec x है, वो π/2 के हर एक विषम गुणांक पर अपरिभाषित होगा। ठीक है भैया, तो π/2 ये है आपका, है ना, π/2। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। हाँ भैया, बात समझ गए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी है आपका विषम गुणांक π/2 का, तो यहाँ पर भी इसको डैश डैश से बता देते हैं। साथ ही साथ ये भी है तो इसको भी हम डैश डैश से बता लेते हैं। देखो भैया, अब यहाँ पर होगा क्या, ये आपका +1 है, ये आपका है -1। अब देखो 0 से π/2 में हर कोई आपका फलन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 0 से -π/2 ये कहाँ पे होगा? ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है या नहीं? हाँ भैया, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है, ये वाला है भैया। -π/2, 0 से -π/2 उल्टा चले, क्लॉकवाइज चले है। हाँ भैया, यही है। इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर भी cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी cos पॉजिटिव होता है, इन दोनों पर cos पॉजिटिव होता है। ये इस ग्राफ को विजुअलाइज करने का तरीका होता है, इस तरीके से आएगा ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़े। और π/2 से π में देखो, यहाँ π/2 से π दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश, और यहाँ पर cos होता है नेगेटिव, तो ये आपका आएगा नेगेटिव। और वापस π से 3π/2 में ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर cos होता है नेगेटिव, तो ये आपका ग्राफ है ना वो नीचे बन जाएगा।
इस तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है यार, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लो यार भैया, -π/2 से पाई, -π/2 से पाई यही होगा आपका, हाँ भैया -π/2 से पाई यही होगा, ये आपका थर्ड। तो यहाँ पर जो है ना ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव होगा, तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। किस तरीके से पता है भैया, ये इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये इजी सा सिंपल सा ग्राफ आपके सामने मैंने पेश कर लिया है, और इसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनता है ये ग्राफ। हाँ भैया, ये इसी तरीके से बनता है, बिल्कुल भैया सही बोले आप, ठीक है ना। ये है आपका क्या 1 प्लस का, ये आपका माइनस का 1, ठीक है। इसको है ना, हाँ भैया इसको है ना आप काम कीजिए कि यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कर लिया कट, ठीक है। अब यहाँ से जो कटोरे बनते हैं ना भैया उसको कर लीजिए उल्टा, ठीक है ना। ये कटोरी हो जाएगी उल्टी, यहाँ से भी ये कटोरी हो जाएगी उल्टी, और ये भी कटोरी हो जाएगी उल्टी, ठीक है। जो जो कटोरी बनी है ना उन कटोरियों को कर लो उल्टा। ये भैया हमने कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, आपको कैसा मज़ा आया है टाइप करके जो भी बताइए कमेंट में, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 1 घंटे के होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं जाकर देखूंगा, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल के वीडियो में हम इससे आगे और बढ़ेंगे, और कल से आपकी प्योर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, प्योर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। जिसमें आपको लिए जो फॉर्मूले होते हैं, जो सूत्र होती है ना, उनके लिए एक पिटारस आएगा, एक बड़ी सी आपकी जोड़ी से आएगी, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो उनको हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने भैया को सपोर्ट करते रहिए, और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए उस गेट पर जाने की, ठीक है। थैंक यू।